कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ओशीन। मैं इस तरफ ओशीन मिठालिया, मैं बीटी इंडिया के लिए काम करती हूँ। तो आप सभी ठीक है ना? अभी सबको मजा आ रहा है ना? जितने भी क्लासेस हुए होंगे या आगे होने वाले होंगे तो उसमें और हमें अच्छा लगेगा ये बात सुनने में। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जो विषय शायद हम हर दिन की जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी उसके बारे में ध्यान से सोचा नहीं। तो इसको शुरू करने के पहले एक छोटा सा चीज दिमाग में ध्यान लगा के सोचना सभी को, कि अभी जो आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये कैसे हो पा रहा है? इसका ये जो इस तरह से इतनी सरलता से आप मुझे देख के, सुन के, समझ पा रहे हो, ये किस तरह से पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? तो ये क्या है कि हमारे पास भगवान ने हमें कान दिए हैं, समझने के लिए हमारे ब्रेन्स दिए हैं, देखने के लिए हमारी आंखें दी हैं, बोलने के लिए हमारा मुंह दिया है। तो इन सब से रिलेटेड होता है संचार, जिंदगी का संचार, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें। तो बातें करना तो हम सबको अच्छा लगता है ना? आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बातें करना। तो बातें यानी संचार यानी कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे संचार के बारे में। कितने तरीके के संचार होते हैं, उनके किस तरह से हम विभाजन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, हम किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से हम भाव देते हैं, किस तरह से हम समझते हैं और किस तरह से हम उसे और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बना सकते हैं अपनी रोज वाली जिंदगी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि संचार यानी बातें यानी कम्युनिकेशन, जो हम रोज हर किसी से करते हैं, है ना? कभी ये सोचा है कि अगर आप लोग मम्मी से जाके खाना मांगते हो, आप लोग पापा से जाके खिलौने मांगते हो, आप लोग दोस्तों से जाके बोलते हो चलो खेलते हैं, चलो गिल्ली डंडा खेलेंगे, चलो आज क्रिकेट खेलेंगे, चलो आज कंचे खेलेंगे, चलो आज मेला चलते हैं, चलो आज कहीं और चलते हैं। तो ये सारी क्या है? ये सारी बातें हैं। यानी बातें हमारी जिंदगी में कितनी कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस चीज की थोड़ी सी महत्वपूर्णता मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो हम आगे बढ़ते हुए दो तरीके के संचार के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला होता है लिखित संचार, यानी लिख के अपनी मन की बातों को बयान करना। उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ एक होता है दृश्यमय संचार, जैसे आप मुझे देख रहे हो और मेरी बातों को सुन के समझ रहे हो, तो इसे भी एक तरीके का संचार कहते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए अपनी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और आप मेरी बातों को सुन के समझ रहे हो, राइट? तो इसी तरह से हम इन दोनों प्रकार के संचार के बारे में आज बात करेंगे। छोटे छोटे चित्र के सहारे से मैं आपकी सहायता करूंगी ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से समझ में भी आ जाए और इससे आगे चल के आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रास्ता खुल जाए। कैसा रास्ता? कि हमें कितने अच्छे तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है और किस तरह से अपनी इस बोली को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हमारा जीवन सरल बने और हम दूसरों की भी मदद कर पाए। चलिए, तो सबसे पहला संचार जैसे मैंने आपको बताया वो था लिखित संचार, है ना? लिखित यानी टेक्सचुअल कम्युनिकेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो लिखने का मतलब क्या होता है? सबको पता है। ये मस्ती कर रही है मैडम हमारे साथ में आप सब सोच रहे होगे, आप हंस रहे होगे, मैडम आपको नहीं पता लिखित क्या होता है? मुझे पता है लिखित क्या होता है, लेकिन लिखित के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? सबसे पहला सबके दिमाग में क्या आता है? लिखने से क्या याद आता है? चिट्ठी यानी खत। तो
सबसे पहले हमारे पूर्वज, हमारे मम्मी पापा, उसके पहले जब हमारे भारत देश में अंग्रेज आए थे, जब उसके भी पहले बहुत सारे लोग बातें कैसे करते थे। अगर आज मैं यहाँ आपसे बात कर पा रही हूँ, ये इस टीवी की वजह से, इस मोबाइल फोन की वजह से बहुत ही सरल हो गया है। लेकिन सबसे पहला लोगों से, दूर दूर बैठे लोगों से अपने मन की बात बयान करने का तरीका सबसे पहले होता था खत लिखना, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर्स यानी खत। तो खत जब हम लिखते हैं तो खत हम कैसे लिखते हैं। खत में सबसे पहले हम उसका एक पूरी तरीके से एक फॉर्मेट, एक जो उसका पैटर्न होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जहां हमें चिट्ठी भेजनी होती है, हम जिसको हम भेज रहे हैं उसका हम पता लिखते हैं। पता यानी एड्रेस लिखते हैं, प्रॉपर एड्रेस लिखा। फिर हम लिखते हैं प्रिय या माननीय। ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है सामने वाले को अपना प्यार या अपना आदर दिखाने का तरीका, ठीक है। अगर कोई आपका बहुत ही करीबी इंसान होता है तो उसे हम लिखते हैं प्रिय। और जो आपके बड़े हैं यानी आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके ऑफिस के कोई लोग, जहां आपके कार्यालय, जहां आप काम करते हो, तो उन लोगों को हम लिखते हैं हमेशा इज्जत और आदर के साथ माननीय, ठीक है। तो उनका हम नाम लिखते हैं। साथ ही हम फिर चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। चिट्ठी में हम क्या लिखते हैं, और चिट्ठी में हम अपने मन की बात लिखते हैं। जैसे अगर मैं अपने माता पिता को कोई चिट्ठी लिखती हूँ तो मैं उनको लिखूंगी कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैंने आज ऐसा ऐसा काम किया, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रही हूँ। इस तरह से हम बहुत सारी बातें लिखते हैं। तो अभी जो मैंने करीबी इंसान को लिखने का खत बताया, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक खत, है ना। तो जैसे वो हमारे करीबी इंसान है तो उनके साथ हमें एक प्रॉपर एक तरीके के पैटर्न में बात करने की जरूरत नहीं है। उन्हें हम अपने मन की सारी बातें खत में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम अपने कार्यालय यानी हम अपने किसी ऐसी संस्था या किसी गवर्नमेंट को या कहीं पे भी हम किसी एक प्रॉपर संस्था को जब हम कोई भी खत लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं औपचारिक खत। जिस औपचारिक खत में औपचारिकता को लेके हम बात करते हैं, किसी काम के लिए कहीं पे रास्ते बनने हैं, कहीं पे पानी का संचार करना है, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत तरीके के खत होते हैं जैसे हम लिखते हैं। तो खत सबसे पहला एक लिखित संचार का रूप हो गया। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है लिखित रूप में? जैसे आजकल हम सबके पास मोबाइल फोन है ना। मोबाइल फोन पे वीडियो गेम खेलने में सबको बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके साथ साथ मोबाइल फोन में भी हम एक दूसरे को क्या भेजते हैं, संदेश यानी मैसेज। लिखित संदेश यानी टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो गया लोगों से बात करने का। झट किसी का नंबर उठाया, नंबर डाला और नीचे में अपना संदेश लिख दिया और उसे भेज दिया। और साथ ही साथ उस इंसान का भी अगर हमारे पास वापस रिप्लाई आ जाए यानी उसका वापस जवाब आ जाए हमारे पास, तो हम एक दूसरे से फिर बात करने लगते हैं। तो इसे कहते हैं चैट। चैट यानी बातें करना, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें करना। तो ये एक हो गया मोबाइल फोन का लिखित संदेश, है ना। उसके अलावा हम और किस तरह से बात करते हैं, हाँ, कंप्यूटर। सबको पता है कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम ईमेल्स लिखते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ई जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल पहले के जमाने में मेल चिट्ठियों को भी कहा जाता था, लेकिन आजकल का जो हमारा ये बहुत ही डेवलप्ड भारत है, तो इस डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर्स आए। और कंप्यूटर आने के बाद से हमने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दिया, www.google.com जो अब हम गूगल यूज करते हैं। तो उसी के साथ साथ हमारी जिंदगी में आया ईमेल। जितने भी ऑफिस आप देखते हो, जितने भी कार्यालय आप देखते हो, जितने भी आप विद्यालय देखते हो, आजकल हर विद्यालय, हर कार्यालय, हर जगह का एक ईमेल होता है। आपने ध्यान दिया होगा, हर जगह ईमेल दिया जाता है कि आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे वार्तालाप करें। ये है हमारा नंबर, जो एक नंबर दे दिया जाता है, और एक होता है ईमेल। तो ईमेल आजकल की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लिखित संचार है, क्योंकि इस ईमेल से सारी बातें एक जगह बैठे हुए इंसान दूसरी जगह के बैठे हुए इंसान तक पहुंचा सकता है। तो ईमेल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ईमेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जिससे हम हर तरीके का संदेश दूसरे कार्यालय, दूसरे औपचारिक
व्यक्ति या किसी भी हमारे निजी, हमारे करीबी इंसान तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ईमेल में हमें www. जैसे मैं आज आप लोगों को जीमेल के बारे में बताऊंगी, और भी बहुत तरीके के इस तरीके के संचारक एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे हम अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और हम ईमेल भेजते हैं। तो जीमेल उसी तरीके का एक संचारक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी ईमेल बना सकते हैं और एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो जब हम लिखते हैं www.gmail.com, तब हमारे पास एक कंप्यूटर में खुल जाता है एक पूरा शीट, जिस शीट में हमारा आता है कि हम वहां पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। आईडी यानी हमारे ईमेल का नाम, और उसके साथ साथ उसका पासवर्ड यानी उसका गुप्त एक पासवर्ड जो सिर्फ हमें पता होता है, जो हमें किसी को नहीं बताना होता है। ठीक है, कभी भी हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी किसी को अपना पासवर्ड, अपना ईमेल का कोई भी डिटेल कभी ना शेयर करें, कभी भी उसे ना बांटें, क्योंकि इससे आगे चल के आपके ईमेल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखें। तो लिखित संचार के बाद बात करने के बाद हम आते हैं दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन, है ना। विजुअल, दृश्य यानी जिसे हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम छोटे छोटे कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके लिए ये विषय और भी इजी, सरल बन जाएगा, और साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे डेली लाइफ, हमारे हर रोज की जिंदगी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक सीन, एक ऐसा दृश्य आप लोग सोचो जैसे कि मैं कहीं गई हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसी जगह गई हूँ जहाँ का मुझे ना रास्ता पता है, ना मैं किसी इंसान को पहचानती हूँ, और ना ही मेरी किसी से जान पहचान है, और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। ठीक है, पर मुझे एक जगह पहुंचना है। तो उस जगह पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं लोगों से पूछूंगी। मान लेते हैं कि लोगों को भी उस रास्ते का पता नहीं पता, तब इसके बाद मैं क्या करूंगी। तो इस समय हमारे पास सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है कि अगर हमारे पास उस जगह का एक मैप हो, है ना, मैप, ठीक है, वो हमारे पास एक सिंपल से डायरी में, किसी किताब में भी मौजूद होता है, और आजकल हम सबके पास फोन्स होते हैं, तो उस मोबाइल फोन के जरिए हम उसमें मैप खोल के, उस मैप में हम वो जगह का पता डाल के हम उसको ढूंढ के वहां पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये सबसे पहला उदाहरण है दृश्य संचार का। इसी के साथ साथ हम ये देखते आए हैं, हमने बहुत पहले से देखा है कि बहुत पहले के मंदिरों में बहुत सारी ऐसी पूर्वजों की जगह है जहाँ धार्मिक स्थल बोल लो, जहाँ गुफाएं बोल ली जाए, जहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पशु पक्षी, बहुत सारे हमारे चित्रलेखन जो होते हैं, जितने भी सारे, जिसे हम लैंडस्केप्स बोलते हैं, पशु पक्षी, लैंडस्केप्स, चित्रलेख, और भी बहुत कुछ है जो दीवारों पे बने होते हैं, जो दीवारों पे ड्राइंग किए जाते हैं, जिनको ड्रॉ किया जाता है, जिनको इस तरह से लिखा जाता है या बहुत खूबसूरती से बनाया जाता है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, इससे हमें उन पुराने दिन कालों के बारे में जानकारी होती है कि पहले के घर कैसे होते थे, पहले कौन से पशु पक्षी होते थे, पहले का चित्रलेखन कितना सुंदर होता था, पहले के मंदिर कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। मंदिरों को जब हम देखते हैं, किसी बहुत ही ज्यादा फेमस जगह पे अगर हम लोग कभी जाते हैं, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल हो गया कलकत्ते में, दिल्ली का इंडिया गेट हो गया, जमा मस्जिद हो गया, बम्बई का गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं हमारे इस भारत देश में जिनका पुराने समय से, पुरातन समय से हमारे साथ संबंध है। तो उस संबंध को देखते हुए हम जो दृश्य में देखते हैं, हम वही सोचते हैं कि पहले के राजा महाराजा ऐसे रहा करते थे, पहले की रानियां इतनी सुंदर हुआ करती थी। तो ये भी एक तरीके का दृश्य संचार है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि हमें बचपन में सिखाया जाता है APPLE, एप्पल, या हम कहते हैं अ से अनानास। अगर हम जब भी कुछ भी कहते हैं तो कहने से ज्यादा हमें कैसे अच्छे से याद रहता है, जब हम उसकी एक पिक्चर यानी उसका एक चित्र देख लेते हैं। तो जब तक हम लोग उसका चित्र नहीं देखते तो उस चीज का हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर चित्र नहीं बनता है। जब तक वो चित्र नहीं बनता है तो हमारे लिए वो उतना इजी, उतना सरल नहीं होता है याद रखना। पर जैसे ही हम एक पिक्चर या चित्र देख लेते हैं तो वो हमारे लिए उतना ही सरल बन जाता है जैसे हमने ये हमेशा से जाना, है ना। तो इसी तरीके से जैसे हम जब रास्ते में चलते हैं, हम क्या देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होता है। जब लाल होता है तो हमें रुक जाना पड़ता है, जब ऑरेंज होता है तो हमें
रेडी होना होता है, हमें तैयार होना होता है कि हमें अब आगे बढ़ना है, और जब हरा यानी ग्रीन हो जाता है तब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का दृश्य संचार है। तो इसी तरीके से बहुत सारे रास्ते में चिन्ह होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिनसे सिर्फ देख के ही हम इस तरीके का संचार कर लेते हैं और हमें समझ आ जाता है कि हमें इसके आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या ये करना सही है, क्या करना निषेध है। इसी तरीके से बहुत ही जगह जगह के अलग अलग संचार के रूप में हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आजकल के दिन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बॉलीवुड मूवीज, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो किसी भी तरीके के मूवीज, गाने, फिल्म्स, हमें सब कुछ याद रहता है। याद है ना बसंती ने कैसे नाचा था उसी तरीके से हर एक पिक्चर, हर एक चित्र, हर एक चित्रलेखन जैसा भी होता है, हमें वो देखने से बहुत जल्दी याद रहता है, और ऐसे याद रहता है कि हम उसे जल्दी भूलते नहीं है। जिस तरह से मैं अगर आप लोगों को आज इस तरह से दिखा के पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को उसी तरीके से वो चीज बहुत अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि आपने मुझे देखा, देखने के साथ साथ मुझे सुना। अगर आप लोग मुझे सिर्फ सुनते तो आप लोग थोड़ा बहुत भूल जाते बाद में, लेकिन मुझे देखने से, मेरे भाव देखने से, मेरे बात करने के तरीके से आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से सुन के समझ में आई है, ताकि आप लोग इसे बाद में याद रख पाएंगे। तो ये है सबसे बड़ी महत्वपूर्णता एक दृश्य संचार की, वीडियो कम्युनिकेशन की। तो आज एक छोटा सा याद कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने संचार के बारे में जाना कि संचार क्या होता है। आप सब इसे धीरे धीरे करके याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लिखित संचार में हम पत्र लिखते हैं, चिट्ठी, उसके बाद हम मोबाइल फोन में संदेश देते हैं, लिखित संदेश, और उसके बाद हम लिखते हैं ईमेल कंप्यूटर्स पे। ईमेल की क्या विशेषताएं हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये भी हमने बात किया। और साथ ही साथ हमने इस बारे में भी डिस्कस किया, इस बारे में भी हमने एक दूसरे से वार्तालाप की कि दृश्य संचार क्या होता है, दृश्य संचार की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वो हमें कितनी आसानी से हर चीजों को याद रखने में मदद करता है। आज आपने मुझे देखा और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत याद रह जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे दृश्य संचार के रूप में देखा है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये संचार अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो गया होगा। चलिए इसी के साथ बाय बाय, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर। मेरा नाम मीना देवी है, मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ, और घरेलू काम के साथ साथ छोटे पैमानों पर उद्यमी कार्य भी करती हूँ। इस कार्य से हमको बहुत फायदा बुझाया, क्योंकि इसमें हम घर बैठे घर का काम के साथ साथ मेरा 2 पैसा आमद का भी इसमें हमको नजर आ रहा है कि अगर हम अपने पति के काम में सहयोग करते हैं तो 2 पैसा से 4 पैसा हमको आमदनी होगा, और हम ताकि घर में जो महिलाएं लोग बैठी रहती है तो उससे भी ये काम हम करवा ले। इस कार्य करने में 2 से 4 और 4 से 8 जितना लोग को हम खटवा सकते हैं, जितना इसमें पूंजी फंसाएंगे, ताकि और भी इंसान लोग को जीने में, परवरिश करने में आगे सुविधा होता है। इस तरह का हमको थाली बनाना है, और पहले इस तरह का पत्ता रहता है, ये 1 पत्ता से 2 पत्ता से 1 पत्ता बनवाते हैं, उसको हम बिठवाते हैं, और इसको और भी फ्रेश करने के लिए हमको सिलाई मशीन का उपयोग करना पड़ता है, जो क्या इसमें भांगा फटा न रहे और ग्राहक लोग अच्छा खाता, क्योंकि पैसा वाला भी खाता है और गरीब भी खाता है। 1 सोड़ी है, इसमें 800 पीस है, ठीक है। ऐसा छर्रा हम लोग 100, 150 या 80 ऐसे करके मंगाते हैं। ये जो हम खरीदते हैं मार्केट में, तो पहले खरीदते थे 160 में, 200 रुपया, 220 भी, जैसा सीजन रहता है, जैसा गाछ में फल आएगा वैसा न दाम मिलेगा उसको। इसमें हमको दिन भर अगर बिटवाते हैं तो बिटनी वाली भी 30 से 40 रुपया कमा लेती है, और बनाने वाला भी 300 रुपया 250 रुपया कमा लेता है। और हम इसको जब मार्केट में बेचते हैं तो 500, किसी दिन 400। अगर ये पूरा प्लेन अगर बेच देंगे, थाली नहीं बेचेंगे, तो क्योंकि पूरा जो प्लेन हम मार्केट में देते हैं ना, तो पान वाला लेता है, होटल सब में ले लेता है, तो इसका ज्यादा बिक्री है। एक भिंडा में 20 पत्ता रहता है, 40 पत्ता रहता है जी। तो इसको जो है कि भिंडा भी बेचते हैं,
उस समय प्लेन पत्ता ही जो है बनाकर सिक्की देकर जो है नीम का डटकी से सिक्की देकर इसको तैयार किया जाता है। 40 पत्ता को इसको जो है पत्थर दाब कर इसके बाद ये भिंडा बनाया जाता है। 12, 13 कभी 14 भी हो जाता है। और हम जो घर पर जो है इसको 20 रुपये में बेचते हैं। कम बिकता है, 1-2 भिंडा लेने आता है कोई को। और ये जो प्लेन सीधा वाला है ये जो है कि बाहर भी जाते हैं माल मेरा, यहाँ से ला कर जो है कि यहाँ से सेलिंग करते हैं। तो उसमें भी जो है कि 18 रुपया भिंडा में यानी छर्रा हिसाब से बेच देते हैं। और एक भिंडा पर 4 रुपया होता है घरेलू, और बाहर जब जाता है कम से कम 2 रुपया भिंडा पड़ता है। देखिए ये भी जो है मैं थाली को पिटवा रहे हैं। 2 पत्ता को बीट करके ये 1 पत्ता करती है। ये है नारियल का सिक्की, जो सिक्की को हम तोड़वा करके तैयार करवा कर मार्केट में मिलता है, नारियल का गाछ का बना हुआ रहता है। ठीक है। तो ये 2 पत्ता को 1 पत्ता बनवा रहे हैं सिक्की के जरिया से। सिलाई से इससे ज्यादा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा सिक्की के वजह से खुल भी जाता है। और जब सिलाई किया हुआ हम देते हैं तो वो खुलता नहीं है। हमारे यहाँ यही 6-7 गो है अभी काम कर रहे हैं। मतलब बीमारी का जो थोड़ा सा समस्या हो रहा है ना, इसकी वजह से काम नहीं ठीक से चल पा रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी सभी अपने अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग घर बैठे उकटा रहे हैं। तो घर के अंदर जितना सा संभव है उतना सा करते हैं। इसको ये धागा हम लगा के मशीन में सेट करके पहले से रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो है अब हम इसको चालू करते हैं और ये सी आ जाता है, क्योंकि इससे मजबूती हमको अच्छा मिलता है। इस तरह से हम इसको सी करके तैयार कर दिए। ये सिया हुआ है, जो क्या इसका थाली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा इसी का मांग है हमारे पास में, जो हम दे नहीं सकते। इसका सिया हुआ बहुत इंसान लोग को जो है ना, ग्राहक लोग को ज़्यादा यही पसंद करता है कि हमको मजबूती, क्योंकि ये पत्ता पर्यावरण के लिए जो है ना बहुत फायदा है। कहीं भी फेंक देंगे तो ये मतलब गल जाएगा, इससे कोई दूषित नहीं। खाना अगर इसमें हम गर्म भी खा लेते हैं तो खाने वाला का कोई नुकसान नहीं होता। और वो जो फोम वाला चला है आजकल मार्केट में, उससे कैंसर होता है, क्योंकि उसमें गर्म खाना नहीं खाया जाता है। और खाना खा के जब फेंक देता है तो गंगा जी का पानी भी दूषित हो रहा है। पानी को बचाने के लिए हम अपना ये पत्ता को जागृत किए हैं। और अभी जितना भी मतलब हम तो प्रयास करेंगे क्या पत्ता का यूज हो, या कागज का बना हुआ ठोंगा यूज हो, या तो फिर जैसे जैविक खाद अभी मिल रहा है वो यूज हुए, ताकि हम लोग का जहरीला खाद मार्केट में नहीं आए। हम लोग अपने से जितना बना करके मार्केट में दे सकते हैं और हमको अच्छा दाम मिलेगा तो हम अच्छा से लेबर स्टाफ को भी चला सकते हैं, ताकि ये गरीब लोग का भी घर अच्छा से चले। जो शिक्षित हैं तो वो हमारे पत्ता का ही चर्चा करते, जैसे क्या जो क्या मतलब अच्छे फैमिली से हैं तो वो कहते हैं भाई हमको प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए। और जिसको क्या मतलब दिमाग नहीं है तो वही प्लास्टिक का यूज कर रहा है, हमको एक थाली में खाना खिला करके हटाना जी। और अभी देखिए कि हम एक जगह से गए, विवाह भवन गए हुए थे, तो हमारे सर लोग बोले थे क्या वहाँ भी अगर आपको जैसे वो चीनी मिट्टी का थाली में मिले खाने तो वहाँ भी बोलना है कि ये मत चलाइए, क्योंकि पत्ता का जितना उपयोग होगा हमारा पानी उतना दूषित से बचेगा। और ये जो अभी मार्केट जाते हैं तो बहुत लोग हैं कि पन्नीत में सामान लेके आ जाते हैं, तो मार्केट जाने के लिए हमको थैला का यूज करना है, पन्नीत का नहीं। पन्नीत का बिल्कुल ही मार्केट में नहीं उपयोग करना। और अगल बगल अड़ोस पड़ोस को भी बोलना है कि भैया आप लोग अगर मार्केट जाते हैं तो पन्नीत का यूज मत कीजिए, थैला ले जाइए। अगर थैला नहीं है तो जैसे कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है ना, तो उससे थैला बनवा लीजिए। घर में बैठे भी लेडीज बना सकती है। कि मेरे पास में बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ये जो है लगा करके यहाँ मैं मशीन के पास जा रही हूँ। ये मशीन में हम दे दिए हैं, ये धीप रहा है, ये धीप रहा है। और अब ये मैं डाल दूँगी इसमें 4 पत्ता। ये 4 पत्ता मैंने ले ली और इसमें अब डालूँगी। इस तरह से डाल के पैर से इस तरह से चाँप दिया, ठीक है। और चाँपने के बाद इसको कैंची से आप कटिंग करेंगे, थोड़ा देर दिखेगा। देखिए इस तरह से कट करके हम कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ इस तरह से बना के बहुत सारा रखते हैं। देखिए ये हमारे पास में कितना सारा पत्ता रखा हुआ, जो क्या हम ऑर्डर देते हैं ना तो आदिवासी लोग पहले से तैयार करके रखता है और हमारे ऑर्डर पर वो
ट्रांसफर में लगा देता है, या गाड़ी ट्रक आती है वो हमारे घर तक आ जाती है। और हमारे पास में मशीन है जो हम आपको सी करके भी दिखा सकते हैं। अगर ये बिटा हुआ नहीं चलता है तो फिर इसमें सिलाई करके फ्रेश हम बना करके देते हैं, ताकि मेरा मार्केट में अच्छा से चले। ये भी चलाते हैं सिक्की से भी बिटा हुआ और सिलाई किया हुआ भी। सिलाई में जो है ना हमको इससे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है। तो पेड़ पौधा जितना जागृत रहेगा उतना हम लोग को जल मिलते रहेगा। और अगर हम जल को बचाएंगे, जो जल के लिए हम लोग मर रहे हैं, तो उस जल को शुद्ध रखने के लिए हमको पत्ता का जागृत करना पड़ेगा, कागज का जागृत करने का। क्योंकि अगर हम मार्केट में ज़्यादा करके देख रहे हैं कि अभी फोम का थाली मिल रहा है, कटोरी मिल रहा है, गिलास मिल रहा है, ये सबको हमको मार्केट से हटाना है। मार्केट में एकदम नहीं चलने देंगे। ऐसा काम करेंगे जो कि हमारा देश बढ़िया चले और किसी तरह का इंसान लोग के साथ में कोई बीमारी का समस्या नहीं। हमको लोभ नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको अपना समाज अच्छा चाहिए, अपना देश अच्छा चाहिए। क्योंकि बच्चा अभी का आने वाला भविष्य है। अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज करेंगे, बच्चा लोग जो खाएगा तो उसको तो बीमारी होना ही होना है। बहुत लोग है कि पत्ता का बिजनेस करता है, बहुत लोग है कि कागज का बिजनेस करता है, सखुआ पत्ता का। बहुत सारे हैं जो कि जैविक खाद का बिजनेस करते हैं। हमारे साथ में ऐसा सब है, हम लोग ग्रुप हैं। हम लोग को यही लगता है कि अगर हम सब लोग मिलके इस बिजनेस को चलाते रहें तो हम लोग का देश कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। हेलो, मैं डॉक्टर सैयदा रुखशीदा साइकाइट्रिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स मतलब जो सोसाइटी कहती है लड़कों का ऐसा, लड़कियों को वैसा, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियों को घर का ही काम करना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो साइकाइट्रिस्ट हूँ तो ये बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि लड़की हूँ, है ना, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाह रही हूँ, मगर क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरों वाली बात करूंगी। तो हमें देखना है कि अच्छा साइकाइट्री बीमारियां कैसी होती हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जेनेटिक होती हैं, या तो इनहेरिटेड जेनेटिक्स होता है या तो मेरा खुद का जेनेटिक्स होता है। अच्छा, खुद का जेनेटिक्स कैसे होगा? जब मेरे अर्ली लाइफ में अगर जिस तरह से मेरी एक्सपीरियंसेस रहेंगे लाइफ की, उस पे भी निर्भर रहता है कि मैं जब बड़ी होंगी, जब 14, 15, 16 या 20, 25 साल की होंगी तो मुझे कोई बीमारी होगी या नहीं होगी। तो अभी हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम होता है और शोषण तो होता ही है ना, एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हमें पता है, स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं कि जब लड़कियां पैदा ही होती हैं तो किसी को पसंद नहीं होता है। फिर अगर लड़की के टीके लगने होते हैं तो उस पे लगाए नहीं लगाए हो जाता है। और लड़कियों को खाना भी कम देते हैं कि नहीं लड़कों को ज्यादा दो, लड़कियों को कम देंगे तो भी चलेगा, लड़की को कहाँ उतना बड़ा होना है। तो ये सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से मेरे जेनेटिक्स पे असर होगा। और जो दूसरे शोषण होते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, या उनसे स्कूल में भी अगर स्कूल जा भी रहे हैं तो घर भी काम कर रहे हैं, वही जो लड़के बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें दिखता है कि हाँ देखो मेरे से तो ज्यादा काम करवाते हैं, इनसे काम नहीं करवाते। या हाँ, वो भी स्कूल से आया है मगर वो नहीं पानी ला के देता है, मैं स्कूल से आई हूँ तो मुझे सबको चाय पानी देनी पड़ती है। तो ये जो इससे जो मेरा साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है उससे भी मेरे जेनेटिक्स पे असर होता है। तो अगर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, अगर मेरे साथ इस तरह डिस्क्रिमिनेशन हुआ और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी और मुझे बच्चे हो रहे होंगे तो नेचुरली मेरी जेनेटिक्स उन बच्चों पे चली जाएगी। तो अगर मेरा बेटा भी होगा तो उसको भी तो जेनेटिक इश्यूज मेरी वजह से हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स बदल के और मुझे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी होने के खतरे बढ़ गए। तो इसीलिए हम कहते हैं देयर इज नो हेल्थ विदाउट मदर्स मेंटल हेल्थ, है ना। और मदर्स मेंटल हेल्थ तो जब से लड़की छोटी होती है, बचपन से होती है, तब से होना होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग अगर हमें सबको स्वास्थ्य देना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ देना है, तो हमें जेंडर रोल्स का खास ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी बात है जिस तरह हम बॉयज के साथ करते हैं, रो क्यों रहा है, लड़की हो गया है क्या, अरे ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, तब हम बॉयज का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, है कि नहीं है। अगर किसी लड़के ने गुलाबी रंग की कमीज पहन ली तो उसे छेड़ते हैं। अगर कोई लड़का अगर शारीरिक तौर से अगर कुछ ना कर पाए, कि जैसे कि छलांग लगानी है कि दौड़ लगानी है, तो उसे कहते हैं लड़कियों जैसा हो गया है। तो लड़की ना हुई गाली हो गई, है ना। और बेचारे वो लड़के को तो उसको उतना जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, तबाह बर्बाद कर दिया। तब जाहिर सी बात है उसका भी तो एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स बदल गया, तो उसे भी तो बीमारियां हो जाएंगी बड़े होकर।
इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि जो जेंडर रोल्स हैं वो कैसे हैं, क्या हैं और उनकी वजह से हमको और हमारे देश को किस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे शहरों में या छोटे शहरों में लड़कियां भी काम करती हैं और आदमी भी काम करते हैं। तो जो औरतें जो काम करती हैं, जो घर से काम कर रही थी, उन्हें घर की भी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई, काम की भी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई। जो घर में अगर किसी के जो काम के लिए, जो मदद के लिए आते थे, काम वगैरह करने वाले, वो भी नहीं आ पा रहे थे, तो आदमी लोग तो बैठे थे वहाँ पर और औरतों को ज़्यादा काम हो गया, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गई, घरों में झगड़े हो गए, कितने सारे, तो भी डिवोर्स तक की बात हो रही है ना। तो इस वजह से हमें देखना है कि जेंडर रोल्स जो हैं, जो पहले जो समाज में चलते थे, अब वो उस तरह हमें रीडिफाइन करने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा ये तो सही नहीं है, इससे तो सब पे फर्क हो रहा है, बुरा असर हो रहा है, लड़कियों पर भी, लड़कों पर भी और आने वाली पीढ़ियों पर भी। तो हमें ये देखना है, हम तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमें ये देखना है कि हम किस तरह से जेंडर रोल्स देखें। तो मैं हमेशा कहती हूँ there has to be equality of labor, मतलब हमेशा हमको काम मिल बांट के करना है, जैसे हमेशा हम करते थे। मगर ये जो मिल बांट के हम काम करते हैं, ये इसलिए वजह से ना हो कि ये लड़कियों का काम है और वो लड़कों का काम है, मगर इस पर हो कि जिसे जो काम बेहतर आता है, अच्छा आता है, वो करे, ताकि काम भी जल्दी हो जाए और जो इंसान काम कर रहा है उस पर भार भी ना पड़े और सब खुश रहे। जैसे कि अगर मेरे हस्बैंड को खाना अच्छा बनाने आता है तो वो खाना बनाए, अगर मैं बर्तन अच्छे धोती हूँ तो मैं बर्तन धो लूँ, ताकि मुझे जल्दी भी बर्तन धो लूँ। अगर मुझे खाना बनाने नहीं आता तो मुझे तो कितना समय लग जाएगा खाना बनाने को, और जितना भी वक्त मैं खाना बना रही हूँ मैं रो रो के कुड़ के बनाऊंगी, और अगर किसी को पसंद नहीं आया तो कितनी गालियां दूंगी उनको, है कि नहीं। तो हो गए झगड़े। अगर उसको खाना अच्छा बनाने आता है वो तो जल्दी बना देगा और सबको अच्छा भी लगेगा, और अगर मुझे गाड़ी चलाने आती है और उसे गाड़ी चलाने नहीं आती है तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो ताकि जिसको जो काम आता है वो किया जाए, ताकि काम भी आराम से हो जाए और हम खुश भी रहें और झगड़े भी ना हो और सबके जेनेटिक्स भी अच्छे हो जाए, ताकि आगे चल के ना हमें बीमारियां हो और ना हमारे बच्चों को बीमारियां हो। तो ये तो आसान है ना, तो हम इससे इतने कंफ्यूज क्यों कर देते हैं, है ना। और ये जो हम बोलते हैं ना, लड़कियों जैसा रोता है, लड़कियों जैसा चलता है, ये जो लड़की है ना वो बुरा वर्ड नहीं है ना। तो हमको पहले तो वो बंद कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ऐसा बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं ऐसे। तो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसे हमें देखना है कि हम इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इस तरह से हमारे स्वास्थ्य पे असर हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ स्वास्थ्य पे असर होगा और हमारे देश के स्वास्थ्य पे असर होगा। और अगर स्वास्थ्य कमजोर है तो देश तरक्की कैसे करेगा, है ना। तो हमें ये देखना है। इसकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों में हमें तब्दीली लानी चाहिए। जैसे कि हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि अच्छा हम तो लड़का हैं, तो अगर हमें खाना आता भी है बनाना और हम बनाएंगे तो हमें लोग छेड़ेंगे। इसे हम कहते हैं बुलिंग। तो बुलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें रोप डाल रही हूँ तुम पर, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, डजंट मैटर, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ तो मैं तुम्हें रोप डाल रही हूँ तुम पर, तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, तुम्हें छेड़ूंगी, तुम्हें मारूंगी। उस तरह से मैं तुम्हें कमतरी का एहसास दिला रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं तो बड़ी तोप चीज हूँ और तुम तो कुछ ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बुली। तो जब हम बुली करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बुली कर रही हूँ तुम्हें, तो मतलब ये है कि मेरे ब्रेन में पेन है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना मैं ही थोड़ी सी दुखियारी सी हूँ, इस वजह से मैं तुम पर अत्याचार कर रही हूँ। तो अगर मुझे तुम पे अत्याचार करके, तुम्हारा मजाक उड़ा के, तुम्हें बुरा बना के अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रही हूँ, तो मतलब ये है कि मैं एक्चुअली अपने आप को कमजोर समझती हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है कि तुम्हें थाड़ थाड़ मारूं और फिर अपने आप को बहुत ज्यादा तीसवार खा समझूं। तो इस वजह से जब कोई हमें बुली करता है तब हमें दो चीजों को देखना होता है, वो जो बुली कर रहा है और वो जो बुली हो रहा है बेचारा, है ना। वो तो बेचारा है ही, मगर जो बुली कर रहा है ना वो भी बेचारा है, क्योंकि उसके भी ब्रेन में पेन है। तो हमें अगर दोनों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो वो बुली का जो हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो उससे हम अपने जो जेंडर रोल्स हैं वो सही से निभा पाएंगे, जो जेंडर की वजह से ना हो रहे हो और जो काबिलियत की वजह से हो रहे हो, ठीक है।
तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई किसी को कहे कि तू लड़की जैसे चिल्ला रहा है, कि लड़की जैसे रो रहा है, कि तुम तो लड़के जैसा काम करती हो, लड़कों जैसी बात करती हो, तब हमें ये बोलना है या लड़का या लड़की गलत बात नहीं है, गाली नहीं है ना। तो और जब हमें दिख रहा है कि कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें बुली करके, तब हमें पता है कि ये तो बुली इसलिए कर रहा है कि वो खुद ही अपने आप को पावरलेस समझ रहा है, और मैं क्यों पावरलेस फील करूं, ये तो खुद ही पावरलेस है ना। तो उस तरह से हम अपने आप को बुली से भी बचा सकते हैं, और हम अपने सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी अक्ल से हम जो काम ले रहे हैं, उसके ऊपर टके रहेंगे, डटे रहेंगे, और ये बुली से हम डरेंगे नहीं, और उनकी वजह से हम गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि बुलीज तो हमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से बुली कर सकते हैं। अगर तू लड़का है तो सिगरेट पी के बता, अगर तू लड़की है तो ऐसे करके दिखा। तो ये जो है ना, ये हमें इस प्रेशर से दूर जाना है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये प्रेशर की वजह से हम हमारी अकल से पराये हो गए हैं, और हम फिर वही जेंडर रोल्स के पीछे बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे जेनेटिक गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से और बीमारियां पैदा होंगी। तो हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम हमारे घर वालों के साथ, हमारे खुद के चाहने वालों के साथ भेदभाव करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब खुश रहें, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, तो वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब मैं खुश रहूंगी तो ना मुझे डायबिटीज होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, ना कोई और बीमारी होगी, मतलब कम से कम होगी, है ना। क्योंकि हमको तो सबको पता है कि अगर स्ट्रेस हो और उदासी हो और परेशानियां हो तो कोई भी बीमारी जल्दी से जल्दी लग जाती है। मतलब अगर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ, तो जो अगर मुझे डायबिटीज होने वाली थी 60 की उम्र में, 40 की उम्र में हो जाएगी। तो ये तो हम हर स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेंडर रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सोचना है, समझना है। हम जिस तरह से लोगों से जो उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा करेगी या वो वैसा करेगा, वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि एक लड़की है और एक लड़का है, मगर वो इसलिए करना चाहिए कि उसकी वो काबिलियत है और इसकी ये काबिलियत है। और हम तो अभी देख रहे हैं कि लड़कियां और ज़्यादा मेडिकल पढ़ रही हैं और इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं। तो हमें तो पता है कि दिमाग तो सबका एक जैसा रहता है, मगर वो तो इंसान पे फर्क पड़ता है कि ये लड़की को मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है और वो लड़के को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, कि वो लड़की को ज्योग्राफी अच्छी आती है। वो तो अब कैपेबिलिटीज़ पे होता है, एबिलिटीज़ पे होता है। इसलिए थोड़ी ना होता है कि लड़का है और लड़की है, ठीक है। तो जिस्म अलग है और कुछ अंदाज अलग है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक कमज़ोर है और एक ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि अगर एक लड़की एक चीज़ में कमज़ोर है तो दूसरी चीज़ में ताकतवर है, उसी तरह एक लड़का एक चीज़ में ताकतवर है तो दूसरी चीज़ में कमज़ोर है। तो ये तो हिसाब बराबर हो गया। तो जब हिसाब बराबर हो गया तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। और जो बुली है, पहले हम देखेंगे उसी के ब्रेन में पेन है तो उसका क्या सुने। अब वो बेचारा खुद ही दुखियारा है और हमें सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो उसका तो नहीं सुनना है, और फिर उसकी भी मदद करनी है। बेचारे को कितना दुख हो रहा है, आज हमें बुली कर रहा है, कल किसी और को बुली करेगा। आज हमें प्रेशर कर रहा है, पीयर प्रेशर डाल रहा है कि सिगरेट पी ले, के ये लड़की छेड़ दे, के वो कर दे, कल किसी और को करेगा। बेचारा वो भी परेशान, दूसरी भी परेशान। तो हम अगर इस तरह सोचेंगे और इस तरह देखेंगे तो हम, जैसे मैंने कहा, खुश रहेंगे। और क्या रखा है लाइफ में, खुश रहना चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास, है ना। तो ये याद रखना है कि हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, और अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो जेंडर रोल्स और बुलिंग के बारे में सोचना थोड़ा सा। और इस वजह से तुम्हें असाइनमेंट दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तो ये देखना है, तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है या तुमने किसी को देखा है कि ये जो लड़का लड़की की जो बुलिंग हो रही है वो क्या था, किस तरह था और किसने किसको बुली किया। पहले तुम स्टोरी के हिसाब से बता दो, और फिर तुमने ये बताना है कि वो जो स्टोरी थी, फिर उसका हल क्या होना चाहिए, या हल क्या हुआ था या हो गया, जो सही हल है। तो बेसिकली इफ यू हैव सीन एन एपिसोड ऑफ बुलिंग बिकॉज ऑफ जेंडर, what should be the solution to it, ठीक है। तो ये होमवर्क करना, हमें भेजो, चाहे लिखकर भेजो, चाहे छोटा सा वीडियो बना के भेजो, और जो अच्छा लगेगा हमें और जो हमें लगेगा सही सेंसिबल बात कर रहा है या कर रही है, उसे हम रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। बाय। Hello everyone,
मैं हूँ श्वेता हक्के और मैं एक एथलीट हूँ, एक स्प्रिंटर। मेरा मेन इवेंट है 100-200 और मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने टोटल 16 नेशनल मेडल्स जीते हैं। तो स्प्रिंटिंग रनिंग का ऐसा पार्ट है जिसमें हमें अपनी पूरी मैक्सिमम एनर्जी लगाकर एक शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना होता है कम से कम टाइम में। 100, 200, 400 ये सारी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में आती है। स्प्रिंटिंग आपके अंदर एथलेटिक मसल्स को डेवलप करता है। स्प्रिंटिंग की वजह से आपके अंदर स्पीड आती है। तो जब आप स्प्रिंटिंग करते हो आपके बॉडी के फास्ट ट्विच मसल्स बिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट फंक्शन इम्प्रूव होता है। तब आप आपके मसल्स पे और ज़्यादा लोड डालने की वजह से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो एक स्प्रिंटर बनने के लिए आपको सबसे पहले आपके रनिंग पोस्चर्स को इम्प्रूव करना होता है। बॉडी कोऑर्डिनेशन, फ्रीक्वेंसी ड्रिल्स, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि स्प्रिंटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हर एक माइक्रो सेकेंड काउंट होता है। आपको हमारी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की लेजेंड पीटी उषा मैम के बारे में तो पता ही होगा। 1984 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स हो रहे थे, इंडिया ने कम्पीट किया था, लेकिन इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता। लेकिन वो ओलंपिक्स आज भी सबको याद है, क्योंकि उस ओलंपिक्स में पीटी उषा मैम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ 100th ऑफ अ सेकेंड। और हर एक माइक्रो सेकेंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं कहूँगी कि आप यंग एज में ही ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से आप नई एक्टिविटीज़ सीखेंगे, आपके अंदर एक्सरसाइजेस डेवलप होंगी, आप न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, आप टीम वर्क सीखेंगे। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कोई एज बाउंड नहीं है। कोई 5 साल में सीख जाता है, कोई 11 साल में, कोई 15 साल में, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत और लगन के साथ आपकी प्रैक्टिस पूरी करते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे जाके आपकी रनिंग एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम स्प्रिंट को स्टेप बाय स्टेप करें तो हम अपनी रनिंग एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कोई स्कूल में जाते हैं तो हमें ABCD भी स्टार्ट से सिखाई जाती है, ना कि कहीं बीच में से। तो स्प्रिंट भी उसी तरह होता है। स्टेप बाय स्टेप हर एक बेसिक्स को समझते हुए अपने एक्शंस को, पोस्चर्स को इम्प्रूव करके हम एक अच्छे स्प्रिंटर बन सकते हैं। महंगे स्पोर्ट्स वेयर, महंगे शूज़ और स्पाइक्स पहनने से कोई स्प्रिंटर नहीं बन जाता। किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 5 साल या किसी को और भी ज़्यादा। बट उसी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मेहनत और डेडिकेशन से आप अपना ट्रेनिंग करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अनवांटेड इंजरीज से दूर रहना, क्योंकि इंजरीज तो तभी होती है जब हमारा ध्यान नहीं होता, और उससे पेशेंस और हिम्मत से बाहर आना पड़ता है। अगर आप स्कूल और लोकल लेवल पे कम्पीट कर रहे हो तो 1 साल की ट्रेनिंग काफ़ी हो जाती है, पर लेकिन वो भी डिपेंड करता है एक एथलीट के ग्रास्पिंग पावर और विल पावर के ऊपर। तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। एथलीट्स को ज़्यादा पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ प्रैक्टिस करना पसंद है। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों में ये एक चीज़ सीख ली कि स्पोर्ट्स की वजह से मेरी कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर बहुत इम्प्रूव हो गई है। मैं एग्ज़ाम के सिर्फ 1 वीक पहले पढ़ती थी, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी। स्कूल में मुझे हर बार बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिलता था, लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे अपनी 10th क्लास में बेस्ट एथलीट के साथ साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था। मैं अपने पढ़ाई और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेकर चली हूँ। लाइफ में हम कोई एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में ट्रेजेडीज़ होती है और लाइफ में बैकअप होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको भी स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ लेकर चलना होगा। एक स्प्रिंटर बनके आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हो। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करें तो आपकी गुड हेल्थ, आपके लाइफ में मोटिवेशन, आपके लाइफ में नेवर गिविंग अप स्पिरिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो आपके स्कूल और कॉलेजेस में आपको फ्री एजुकेशन भी मिलता है। तो अगर आप एक नेशनल मेडलिस्ट हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज, रेलवेज, इनकम टैक्स में जॉब भी मिलता है, और कॉर्पोरेट कंपनीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है आपके स्पोर्ट्स को बेटर करने के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतते हो
तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कैश मनी भी मिलता है, जैसे लैक्स और क्रोर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन लेवल। जैसे हमारे इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सीमा दास, नीरज चोपड़ा, दूती चंद को मिलता है। तो ड्राइव फेज स्टार्ट होता है जब हम ब्लॉक से रिलीज होते हैं टिल एक फर्स्ट 10 मीटर्स तक। हमारी बॉडी एक 45 डिग्री एंगल पे होती है, जहाँ पे हमारा एंकल, नी और हिप का एक्सटेंशन होता है। तो सेकेंड है एक्सेलरेशन फेज। तो एक्सेलरेशन फेज में आपकी बॉडी स्लोली एक्सेलरेट होने स्टार्ट होती है। तो आपकी बॉडी आपके हिप को ग्राउंड के फोर्स से टॉल होने लग जाती है। तो थर्ड है टॉप स्पीड। तो इसमें एथलीट सबसे हाईएस्ट स्पीड में होता है और यहाँ पर बॉडी टॉल और अपराइट होनी चाहिए, नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। इस फेज में एक एथलीट 2 या 3 सेकेंड्स तक रह सकता है। तो नेक्स्ट फेज है स्पीड मेंटेनेंस। तो इस फेज में आपको अपने टॉप स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी स्पीड को और बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी। तो लास्ट है फिनिश। तो फिनिश लाइन तक आते आते आपको आपके बॉडी को रिलैक्स रखना पड़ता है। आपके शोल्डर्स और चेस्ट को लीन करते हुए आपको फिनिश लाइन तक पुश करना है। तो बेसिकली हम हमारा सीज़न 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है ऑफ सीज़न और एक है ऑन सीज़न। तो ऑफ सीज़न में हम हमारी बॉडी को लोड करते हैं टू इम्प्रूव एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस, हमारे रनिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करते हैं। हम हमारी बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर। और ऑन सीज़न में हम हमारी बॉडी का पूरा लोड रिड्यूस करते हैं और हम सिर्फ स्पीड पे काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑफ सीज़न ऐसा है जो हम अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं और ऑन सीज़न वो है जब हम हमारी मॉडल टेस्ट पेपर्स के लिए रेडी हो रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं। 100 मीटर स्प्रिंट करना इजी नहीं है, हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, सालों की डेडिकेशन और दिन रात की मेहनत लगती है। हेलो बच्चों, तो मेरी एक्टिविटी आप सबके लिए ये है कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस 20 मीटर्स के लिए 3 बार करें और ध्यान रहे कि एक फ्लैट सरफेस हो, वरना अनवांटेड इंजरीज हो सकती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है शॉर्ट हाई नीज। तो इस एक्सरसाइज में आपको आपके नी को बेंड करके स्लाइड ऊपर लेना है। ध्यान रहे कि ज़्यादा ऊपर नहीं और हाथ आपके पैर से के साथ कोऑर्डिनेट करें। सेकंड हाई नीज। तो ये सेम है फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह, बस फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पर नीज को 90 डिग्री एंगल में रखना है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो और आपको आपके चेस्ट की तरफ नीज को पुश करना है। थर्ड फ्रंट किक्स। तो इस एक्सरसाइज में आपको आपके नीज को बिना बेंड किए आपके लेग्स को आगे किक करना है, सारी मूवमेंट हिप से होनी चाहिए। फोर्थ बैक किक्स। सो इस एक्सरसाइज में आप नीज को बेंड करके पीछे की तरफ बट्स तक पुल करें। डोंट फॉरगेट द हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशंस। फिफ्थ एक्सरसाइज ए स्किप। इस एक्सरसाइज में आपको आपके एक लेग को 90 डिग्री लिफ्ट करके ग्राउंड पे स्लो लैंड करना है। ध्यान रहे बॉडी पोस्चर टॉल होना चाहिए। सिक्स्थ एक्सरसाइज बी स्किप। इस एक्सरसाइज में आपको आपके फुट को नी तक ले आकर फिर बाहर पुश करना है। एक साइकिल मूवमेंट होनी चाहिए, दोनों पैरों के साथ ऑल्टरनेट मूवमेंट्स करें। तो सेवेंथ एक्सरसाइज है स्क्वाट जंप्स। इसमें एक इवन सरफेस पे आप दोनों लेग्स को शोल्डर डिस्टेंस रखकर ऊपर जंप करें और नीचे लैंड होते ही स्क्वाट पोजीशन में आकर फिर से ऊपर जंप करें। ध्यान रहे नीज टो के आगे न जाए और बैक स्ट्रेट एंड हिप्स को पीछे पुश करें। 8 जंपिंग लंजेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक लेग को आगे स्प्रेड करें, ऑल्टरनेट दूसरा भी लंज करें एंड ये एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये था हमारा चैलेंज। तो आप अपनी वीडियोस मुझे जल्दी से भेज दीजिए और अगर आप मेरी तरह स्प्रिंटर बनना चाहते हैं तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। बाय। आप सभी बच्चों से
यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।